Hello students, today we'll start a new chapter from your Vistas book, The Enemy. Before we'll start this chapter, let's have an introduction what we are going to read in this chapter. ये जो चैप्टर है वर्ल्ड वॉर टाइम की सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगा, जहाँ पे हम पता करेंगे कि एक जो अमेरिकन प्रिजनर था वो पानी में समुद्र के रास्ते पानी में बहता हुआ एक जापानीज डॉक्टर के घर के पास पहुंचा। और जब वो बहता हुआ उसके घर के पास पहुंचा तो उसकी हालत एकदम मरने की थी, वो डाइंग स्टेट में था अपनी। तो यहाँ पर हम पता करेंगे कि क्या वो डॉक्टर बीइंग अ पैट्रियोट, एक देशभक्त, एक जापान का देशभक्त होने के नाते क्या वो एक अमेरिकन प्रिजनर को बचाएगा या वो उसको आर्मी को सौंप देगा। ओके, उसके बाद लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन अबाउट द राइटर। एज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द राइटर, दिस इज कॉल्ड सिन स्ट्राइकर बर्ग। ये जो थी एक अमेरिकन राइटर और एक नोवेलिस्ट थी। ओके, इनका एक नाम चाइनीज नाम भी था, साई शेंजो, क्योंकि इन्होंने अपना बचपन जो है चाइना में स्पेंड किया था। और ये एक मिशनरी फैमिली से बिलोंग करती थी, एक ऐसी फैमिली जो बहुत रिलीजन में बिलीव करती थी। ओके, इनको इनके राइटिंग के काम के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। इनको 1932 में पुलिट्जर प्राइज का अवार्ड मिला था और लिटरेचर में इनको 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला है। तो शी वाज अ वेरी फेमस राइटर। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Dr. Sadao Hockey's house was built on a spot of the Japanese coast, where as a little boy he had often played. The low, square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. As a boy, Sadao had climbed the pine, supporting himself on his bare feet, as he had seen men do in South Seas when they climbed for coconuts. Now, Sadao जो थे, जो डॉक्टर सदाव हॉकी है, वो यहाँ के इस पूरी स्टोरी के मेन कैरेक्टर है। ओके, उनके बारे में बताया गया है कि जो डॉक्टर सदाव हॉकी है उनका घर एक जापान के समुद्र के कोस्ट एरिया मतलब जो समुद्र के पास होता है, वहां पर उनका घर बना हुआ था, बिल्कुल समुद्र के पास में ही। और जब वो बहुत छोटे थे तो उन्होंने अपने घर के आसपास अपना बहुत टाइम बिताया है, वो वहां पे खेला करते थे, समुद्र के पास वो रहते थे। उनका जो घर का डिस्क्रिप्शन दिया वो बताया था, वो थोड़ा लो सरफेस में बना हुआ था, एक स्क्वायर स्टोन से बना हुआ घर था जो कि चट्टानों के ऊपर था। और साथ में ही उनके जो बीच था वो उनके घर के बिल्कुल पास था, और चारों तरफ घर के पाइन्स के पेड़ लगे हुए थे, बेंट थे, वो भी झुके हुए थे। पाइन्स के पेड़, उन्होंने चीड़ के पेड़, जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, वो उनके घर के पूरे चारों तरफ लगे हुए थे। एज अ बॉय, जब वो बहुत छोटे थे तो वो पाइन्स के पेड़ों पे चढ़ा करते थे नंगे पैर, क्योंकि जब आप चप्पलों से चढ़ते हो तो आपको सपोर्ट नहीं मिलता, तो नंगे पैर आपको सपोर्ट अच्छा मिलता है। तो वो जब छोटे थे तो वो नंगे पैरों में अपने जो पाइन्स के पेड़ है उस पे चढ़ते थे। और ये उन्होंने सीखा था कुछ लोगों को देखकर। कुछ आदमी जो थे वहां पर, वो कोकोनट के ट्रीज में चढ़ा करते थे, तो वो उनको देख देख के उसने सीखा कि कैसे पेड़ पे चढ़ना है, और अपने बचपन में उन्होंने ऐसा बहुत किया है। His father had taken him often to the island of those seas, and never had he failed to say to the little boy at his side, "Those islands yonder, they are the stepping stones to the future of Japan." Now, class, you can see the meaning of yonder. Yonder means कि कुछ डिस्टेंस पर, कुछ दूरी पर, एक डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करते हुए बोलना। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि जो उसके फादर थे वो उसको अक्सर आइलैंड्स पे ले जाया करते थे, वो अलग अलग सीज के, अलग अलग जो समुद्र है उनके आइलैंड्स पे लेकर जाया करते थे। और वहां पर ले जाकर वो उसको कभी बताना नहीं भूलते थे, हमेशा उसको एक बात ये बोलते थे कि ये जो आइलैंड है, उनकी तरफ इशारा करते हुए, कि जापान का फ्यूचर है। तो ये सुन के जो सिदाओ है वो उनसे अक्सर पूछा करते थे कि वेयर शेल वी स्टेप फ्रॉम देम, कि हमें इनसे हमारा फ्यूचर कैसे बनेगा। तो ये आइलैंड कैसे जापान का फ्यूचर हो सकते हैं। तो जो उनके फादर थे वो उनको आंसर करते थे कि हु नोस, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट। तो उनके फादर बोलते थे कि किसको पता है कि फ्यूचर क्या है, क्योंकि फ्यूचर को हम कभी लिमिट नहीं कर सकते, हम नहीं जान सकते। ये तो डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे बनाते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम इन आइलैंड से जापान का फ्यूचर बना सकते हैं। Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. Sadao knew that his education was his father's chief concern,
For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. He had come back at 30, and before his father died, he had seen Sadao become famous, not only as a surgeon but as a scientist. Now Sadao जो है अपने फादर, उसके फादर ने जितनी भी बातें उसको बचपन में कही थी, वो हमेशा उसकी उनकी बातों को अपने दिमाग में रखता था और वो सारी चीजें करता था जो उसके फादर ने बोली है। क्यों? क्योंकि उसके फादर एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने बचपन में उसके साथ कभी खेला नहीं, कभी कोई मजाक नहीं किया, लेकिन उसके फादर ने बचपन से ही उसके लिए बहुत दर्द बर्दाश्त किए हैं, क्योंकि वो उनका अकेला बेटा था और वो चाहते थे अपने बेटे को एक अच्छा फ्यूचर देना, तो जितने भी पेन वो झेल सकते थे उन्होंने झेले। सदाओ को ये बात हमेशा से पता थी कि उसकी एजुकेशन उसके फादर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से ही उसको 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया गया था जापान से, और वहां पे उसने अपनी सर्जरी और मेडिसिन की जो पढ़ाई थी वो कंटिन्यू की। 30 साल की उम्र में वो अमेरिका से जापान वापस आया, और जब तक उसके फादर की डेथ होती तब तक सदाओ ने अपने फादर को ये सारी चीजें दिखा दी थी फेमस होकर, जो उसके फादर हमेशा चाहते थे। उसके फादर ने मरने से पहले देख लिया था कि उसका बेटा एक सर्जन बन चुका है और एक साइंटिस्ट भी बन चुका है। Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean, he had not been sent abroad with the troops. Also, he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically. And for this possibility, Sadao was being kept in Japan. नाउ क्लास, जैसे कि मैंने बताया ये वर्ल्ड वॉर की स्टोरी चल रही है, तो वहां का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जो आर्मी थी, जो ट्रूप था, उसके साथ सदाओ को वापस दूसरी कंट्री में लड़ने के लिए नहीं भेजा। नाउ क्लास, जब कोई आर्मी दूसरी कंट्री में लड़ने के लिए जाती है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो लड़ रहे हैं वो ही लोग जाएंगे, उनके साथ उनके डॉक्टर्स भी जाते हैं जो उनको ठीक कर सके। और क्योंकि वो डॉक्टर था, उसको भी भेजना था, लेकिन उसको नहीं भेजा। उसका कारण ये था कि उस समय जो सदाओ था वो एक डिस्कवरी, एक खोज पे काम कर रहा था, और उसकी डिस्कवरी क्या थी, जो बाउंड्स होते हैं, जो जो आपकी बॉडी पे चोटें लग जाती हैं, उन चोट को कैसे साफ किया जाए, इस डिस्कवरी पे वो काम कर रहे थे। और दूसरा रीजन ये भी था कि जो जनरल था एक बहुत हाई पोस्ट पे, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट उनकी चल रही थी और वो डेंजर की हालत में थे, कभी भी उनको एक ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी, और ऑलरेडी उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उनके लिए भी यहाँ पर उनको उस डॉक्टर, एज अ डॉक्टर, उनको जापान में ही रोका गया कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो है सडाओ को बोल सकते हैं। Clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. Sadao watched mists hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house. Wreathing around the pines in a few minutes, fog would be wrapped about the house too. Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the two children. ना क्लास, यहाँ पे बताया गया है कि जो उसका घर है, उसके घर के पास का जो एरिया, जो कि पूरा ओशन से घिरा हुआ है, वो बताया है कि पूरे घर के आसपास बादल ही बादल छाए हुए थे, क्योंकि वहां पे समुंदर था, तो समुंदर पे भी जो है पूरी तरीके से बादल छाए हुए थे, वो पूरा बादलों से घिरा हुआ था। ओके, एंड जो एक कुछ दिनों से जो रात होती थी वहां पे, वो बहुत हैवी फॉग, बहुत धुंध वाली होती थी, क्योंकि जो ठंडी हवा चलती थी वो पूरी तरफ, चारों तरफ उसके घर के पास एकदम कोहरा जमा देती थी, और चारों तरफ उन कोहरों का जो वार्मथ है वो रहता था, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड सा था। तो सदाव क्या करता था, हमेशा से वो देखता था, वो जो धुंध पड़ रही है, उसके घर के आउटलाइंस बन जाती थी उसके घर के चारों तरफ धुंध से, और आसपास कुछ नजर नहीं आता था, वो अक्सर उसको उसको गौर किया करता था। ठीक है, और जो आइलैंड है उसके घर के आसपास, वहां भी देखता था कि कैसे जो है चारों तरफ मिस्ट है, मिस्ट मतलब कोहरा, धुंध। ठीक है, और उसके घर के नीचे भी पूरा जो बीच है, वहां से वो देखता रहता था कि चारों तरफ एकदम अंधेरा अंधेरा सा ही रहता है। ओके, क्योंकि उसका घर चारों तरफ पाइन्स के पेड़ से घिरा हुआ था, तो कुछ देर में वो समुंदर से वो जो कोहरा है ना, वो वहां से हवा के चलते चलते सीधा उसके घर के आसपास भी छा जाता था, और उसके घर को भी पूरी तरीके से घेर लेता था कुछ ही मिनट के अंदर। तो उसका घर भी पूरा जो है वो धुंध से भर जाता था। देन अब क्या होता था कि वो अपनी वाइफ
देन ही वुड गो इनटू द रूम। अब उसने डिसाइड किया कि हाँ ये सब चीजें वो देख रहा था बाहर का एटमोसफेयर, फिर वो अपने रूम के अंदर जाता है जहाँ पे उसकी वाइफ जो है वो अपने 2 बच्चों के साथ वेट कर रही होती है, जिसका नाम था हना ना। यहाँ पे ये बताया गया आपको कि जो डॉक्टर सदाव है उसकी एक वाइफ है जिसका नाम हना है और उसके 2 बच्चे भी हैं, ठीक है। But at this moment, the door opened and she looked out, a dark blue woolen houri over her kimono. She came to him affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. He had met Hana in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. His father would never have received her unless she had been pure in her race. Now, class, what is the meaning of hori? Hori is basically a loose outer garment जो कि जापान में पहनते हैं। किमोनो भी एक ट्रेडिशनल जापानीज ड्रेस होती है जो बिल्कुल लूज सी होती है, एक लंबी सी ड्रेस, वो जापानीज लोग पहनते हैं और उसी के ऊपर एक हॉरी पहना जाता है जो कि एक श्रग की तरह होता है। एज यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ जापानीज लेडी हु इज वेयरिंग अ किमोनो एंड अ हॉरी, ठीक है। तो अब ये ड्रेस जो है उसकी वाइफ ने पहनी हुई थी, हना ने, ठीक है। तो जैसे ही जिस मोमेंट वो दरवाजे के अंदर जाता है तो वो क्या देखता है कि एक डार्क ब्लू वुलन कलर का की ड्रेस जो उसने किमोनो पहना हुआ था उसके ऊपर एक डार्क ब्लू कलर की हॉरी पहनी हुई थी उसकी वाइफ ने, और उसकी वाइफ वो पहनते हुए जो है जो पहन रखा था वो बिल्कुल उसके पास आती है, बहुत अफेक्शनली, बहुत बहुत ही प्यार से उसके पास आती है और उसके हाथों पे अपना हाथ रखती है, ओके। और उसको उसके हाथों को जैसे ही वो टच करती है तो वो स्माइल करती है और और उसकी स्माइल से फिर उसका जो जो डॉक्टर सदाव है वो भी क्या करता है, वो भी स्माइल करता है उसकी तरफ देखते हैं एंड ही सेड नथिंग। अब यहाँ पर उनकी स्टोरी को डिस्क्राइब किया गया है कि जो सदाव है वो हना से अमेरिका में मिला था, ओके। जब वो अमेरिका में मिला उससे, तो अमेरिका में मिलने के बाद उसने वेट किया ये जानने के लिए कि क्या ये जापानीज है, और जब उसको पता चला कि वो जापानीज है तो उसने डिसाइड किया कि मुझे इससे शादी करनी है। एंड देन ही फेल इन लव विद हर, उसके बाद उसने उसको उससे प्यार हो गया। एंड देन क्योंकि फाइनली उसको पता चल गया था कि अगर वो जापानीज नहीं है, अगर वो अपनी उसकी रेस में यानी उसकी जात, उसकी जो जाति है, जो कि वो जिस नेशन को बिलोंग करता है, अगर वो जापानीज नहीं होती तो उसके फादर कभी अलाउ नहीं करते उसको उससे शादी करने के लिए, इसलिए उसने इस बात का वेट किया। He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way. By chance, literally, at an American professor's house, the professor and his wife had been kind people, anxious to do something for their new foreign students, and the students, though bored, had accepted this kindness. Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. The rooms were so small, the food so bad, the professor's wife so voluble. But he had gone there, and there he had found Hannah, a new student, and felt he would love her if it were all at possible. Now, class, यहाँ पे बताया गया है कि जो सदाव है वो सोच रहा है कि अगर वो हना से नहीं मिला होता तो वो जो है इफ वो किससे शादी करता, क्योंकि ये एक तरीके का लक था उसकी लाइफ में। उसको लगता है ये उसका एक लकी मोमेंट था कि वो हना से मिला और उसकी उससे शादी हुई, और बहुत ही कैजुअल वे में उससे वो मिले थे, बहुत ही बाय चांस वो मिले। और वो कहाँ मिले थे, वो मिले थे अमेरिका में। जब अमेरिका में डॉक्टर सदाव पढ़ने के लिए गया था, वहां पर अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर पे वो लोग मिले थे। अब यहाँ पे प्रोफेसर के बारे में बताया गया, जो प्रोफेसर थे अमेरिका में और उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत ही काइंड लोग थे। और हमेशा जो फॉरेन स्टूडेंट होते हैं ना, जो अमेरिका से बाहर की कंट्री से आते थे, जैसे कि सदाओ जापान से था, तो अपने फॉरेन स्टूडेंट्स की वो बहुत ख्याल रखते थे, ओके। और उन फॉरेन स्टूडेंट्स का वो बहुत ध्यान रखते थे, उनके साथ वो हमेशा बहुत ज्यादा ही काइंड रहते थे, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स थे, हालांकि वो बहुत बोर होते थे उनके घर में जाकर, लेकिन फिर भी अगर वो घर पे बुलाते थे तो उनकी काइंडनेस को वो एक्सेप्ट करते थे और वहां पे जाते थे। तो सदाओ अब यहाँ पर अपनी वाइफ को, हना को बता रहा है, ये स्टोरी वो अक्सर उसको बताता है। वो बोलता है कि मैं सोचता हूँ मैं तुमसे अगर ना मिला होता तो, क्योंकि प्रोफेसर हार्ले के घर पे जाना उसको कभी पसंद नहीं था। वो बोलता था कि उस रात जब मैं तुमसे मिला उस दिन मैं सच में प्रोफेसर हार्ले के घर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि एक तो उसके उसके घर के जो रूम्स थे वो बहुत छोटे छोटे थे,
ऊपर से जो उसका खाना वो बनाता था जो प्रोफेसर, वो खाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। और प्रोफेसर की जो वाइफ थी वो बहुत वॉल्यूबल थी, बहुत ज्यादा बातें करती थी। बट इन सब के बावजूद भी वो ना चाहते हुए भी वहां पहुंच गया, और बाय कोइंसिडेंट वहां पे वो हना से मिला। हना भी एक नई स्टूडेंट थी जो वहां पर आई, और जब वो हना से मिला तो उसने डिसाइड किया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ही विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद हर। Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have two children, for they had not married heedlessly in America. They had finished their work at school and had come to Japan and had come home to Japan. And when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. Although Sadao and Hana had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. अब यहाँ पर जब पूरा बता दिया गया कि जो सदाओ है वो अक्सर सोचता है कि वो कैसे हना से मिला, लेकिन सिचुएशन क्या चल रही थी, वो सिचुएशन ये चल रही थी कि सदाओ रूम के अंदर गया और हना से मिला। अब हना जो है वो क्या करती है, जैसे ही उसके हाथ पे वो अपना हाथ रखती है तो सदाओ इस चीज को फील करता है, और उसको इस बात का पता चलता है कि स्टिल इट गिव्स हिम द प्लेजर, एक उसको वो खुशी देता है इस चीज की। ठीक है, और क्योंकि उनकी शादी को बहुत टाइम हो चुका है, उनके दो बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन स्टिल ही फील्स दैट प्लेजर while around her, you know, while being with her. तो यहाँ पर आगे ये बताया गया है कि जो दोनों हैं उन्होंने शादी अमेरिका में एकदम जल्दी जल्दी में नहीं की। उन्होंने सारी चीजें बहुत सोच समझ के की। सबसे पहले उन्होंने अपना स्कूल, अपनी पढ़ाई खत्म की अमेरिका में, फिर उसके बाद वो लोग जापान आए। जापान में आने के बाद वो उसने अपने फादर से उसको मिलाया। जब उसके फादर ने हना को देखा तो उसने सारी चीजें प्लान की। उसके फादर ने ओल्ड जापानीज तरीके से सारी शादी जो है वो अरेंज की, और अरेंज करने के बाद जो है, although Sanao and Hana had talked everything over beforehand, और उन्होंने सारी बातें जो है पहले ही शादी से पहले कर ली थी, सारी चीजें डिसाइड कर ली थी, और वो बहुत खुश थे। ठीक है, तो ऐसे उनकी शादी हुई। अब सिचुएशन ये है कि उनकी शादी के बाद बाद को जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि दे बोथ वर टुगेदर एंड दे बोथ वर होल्डिंग द ईच अदर्स हैंड। अब इतने में जो हना है वो क्या करती है, वो उसके कंधे पर अपना सर रख लेती है, अपने चीक्स जो है वो वहां पे रख लेती है। It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. It was a man. He was plunged up out of the ocean, flung, it seemed, to his feet by a breaker. He staggered a few steps, his body outlined against the mist, his arms above his head, then the cold mist hid him again. Now, class, यहाँ पे बताया गया है कि जैसे वो मोमेंट पे वो दोनों साथ थे, एकदम से क्या होता है कि वो उस कोहरे में, उस घर के आसपास जो इतना कोहरा है वहां से कुछ ब्लैक ब्लैक कुछ वो देखते हैं। अब वो देखते हैं कि इस कोहरे में से एक ब्लैक सा क्या है, तो उनको पता चलता है कि ये तो एक आदमी है। एक्चुअल में एक आदमी समुद्र की लहरों से बहता हुआ सीधा उनके घर के ब्रेकर के पास जाके गिरता है। ठीक है, जो समुद्र में जो ब्रेकर्स लगे होते हैं उस पे जो है समुद्र की लहरों से वो बहता हुआ सीधा वहां पे पहुंचता है। अब वो क्या देखते हैं कि वो आदमी जो है चल रहा है, थोड़ी स्टेप्स वो चलता है, वो बहता हुआ आता है वहां से फिर चलता है, और जब वो चल रहा होता है तो पूरी की पूरी जो बॉडी है उसकी, उस आदमी की, वो धुंध में कवर है। ओके, उसके जो हिज आर्म्स अबव हिज हैंड, उसके जो हाथ है वो उसके सर के ऊपर है। एंड इतने में क्या होता है कि वो उस धुंध में फिर दोबारा से कर्ल हो जाता है, घूम घूम जाता है, छुप जाता है। अब नजर नहीं आ रहा वो धुंध में कि वो है कहाँ पे। Who is that? Hannah cried. She dropped Sadao's arm, and they both leaned over the railing of the veranda. Now they saw him again. The man was on his hands and knees crawling. Then they saw him fallen on his face and lie there. अब जैसे वो धुंध में उसको देखते हैं तो इतने में वो गायब हो जाता है। जैसे वो गायब होता है तो हना चिल्लाती है कि ये कौन है, और वो इतने में ही सदाओ का हाथ जो है वो छोड़ती है, और दोनों के दोनों क्या करते हैं, रेलिंग पे झांक के देखते हैं वरांडा में कि वो है कौन। अब उनको दोबारा वो आदमी नजर आता है। अब वो आदमी जो है अपने हाथों और अपनी नीज, अपने घुटनों पे चल रहा है, यानी क्रॉल कर रहा है। ठीक है, देन उसके बाद वो देखते हैं कि जो उसका सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस, वो देखते हैं कि वो अब अपने मुंह के बल गिर गया,
और वहीं पर लेट गया। तो वो देख रहे क्राउल करते करते उससे चला भी नहीं जा रहा है, उससे क्राउल भी नहीं हो रहा है, और वो क्या हो गया, उस मुंह के बल गिरकर नीचे लेट चुका है। A fisherman, perhaps, Sarao said. Washed from his boat, he ran quickly down the steps, and behind him Hana came, her white sleeves flying a mile or two away. On either side there were fishing villages, but there was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks. The surf beyond the beach was spiked with the rocks. Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. अब यहाँ पर जो सडाओ है, वो उस आदमी, जब वो पूछती कौन है ये, तो सडाओ बोलता है कि शायद कोई फिशरमैन होगा जो मछलियां पकड़ता है और अपनी बोट के साथ बहता हुआ यहाँ पर आ गया होगा। तो वो फटाफट से दोनों के दोनों जो है भाग के नीचे जाते हैं और देखते हैं कि है कौन। जब वो भाग रहे होते हैं तो हना ने जो किमोनो पहना होता है, वो जो है उसकी स्लीव्स बहुत लूज लूज सी होती है, तो वो उड़ती भी जाती है नीचे। जैसे ही वो एक अब बेसिकली है क्या यहाँ पर, जहाँ पे उनका घर है वहां से 1 या 2 माइल दूर ही पूरा फिशिंग विलेजेस है, जहाँ पे वो फिशरमैन वगैरह रहते हैं, फिशरमैन रहते हैं। लेकिन जहाँ पे डॉक्टर सदाव का घर है, वो बहुत ही खाली और बहुत ही लोनली सा कोस्ट एरिया है, लेकिन वो डेंजरस है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके आसपास समुद्र में बहुत सारे रॉक्स, बहुत सारे पत्थर और चट्टाने हैं। हालांकि उस बीच में उसको लहराते हुए जो उसकी लहरें आई, उन लहरों से वो आदमी आ तो गया, लेकिन वो लहरों में बहुत जगह पे बहुत अलग अलग चट्टानों में स्पाइक्ड चट्टाने हैं। यू नो व्हाट डू यू मीन बाय स्पाइक, इज लाइक नुकीले, उनके जो पत्थर है बहुत नुकीले हैं। तो समहाउ वो आदमी तो इन सब से आ गया, इन सब से लहरों से, इन चट्टानों से गुजरते हुए, लेकिन उसको बहुत ज्यादा चोट लगी होगी, क्योंकि वो चट्टाने जो है वो बहुत नुकीली होने की वजह से उसको चोट पहुंचा सकती है। They saw when they came toward him that indeed it was so. The sand on one side of him had already a strain of red soaking through. हालांकि वो सोच रहे हैं कि इस आदमी को बहुत चोट लगी होगी, और सच में ऐसे होता है, क्योंकि जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो आदमी के ऊपर पूरी तरीके से मिट्टी लगी हुई है, और उन मिट्टी में उसके स्टेन ऑफ रेड, रेड मतलब ब्लड जो है वो बिल्कुल चिपका हुआ है, उसकी पूरी बॉडी में ब्लड ब्लड हो रहा है, और उन ब्लड के ऊपर जो रेत है वो चिपकी हुई है, वो सोक हो चुकी है। He is wounded, Sadao exclaimed. He made haste to the man, who lay motionless, his face in the sand, an old cap stuck to his head, soaked with seawater. He was in wet rags of garments. Sadao stopped, Hana at his side, and turned the man's head. They saw the face. A white man, Hana whispered. अब वो क्या देखते हैं, सडाओ जो है इतने में एक्सक्लेम करता है, यानी कि बोलता है कि ये तो, उसको तो बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, और वो भागता हुआ उस आदमी की तरफ जाता है, उस आदमी की तरफ जो बिल्कुल मोशनलेस पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा है, उसका पूरा का पूरा जो फेस है वो रेत में जा चुका है, पूरा रेत के अंदर वो गिर चुका है। उसके सर के ऊपर एक पुरानी सी कैप उसने पहनी हुई है, जो कि पूरी तरीके से पानी में भीग चुकी है। उसके पूरे कपड़े जो है वो बिल्कुल टॉर्न हो चुके हैं, फट चुके हैं। सडाओ जो है वहां पे जाके रुक जाता है एकदम उसको देखकर, और हना भी जो है उसके साइड में खड़ी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो मैन वहां पे नीचे है, वो उसका सर थोड़ा सा हिला के देखते हैं कि ये है कौन, क्योंकि उसका सर बिल्कुल रेत में होता है, तो वो उसका सर को टर्न करके देखते हैं कौन थे, और जैसे ही वो उसका फेस देखते हैं तो हना विस्पर करती है, अ वाइट मैन, ये तो एक वाइट मैन है। वाइट मैन मीन्स एक अमेरिकन मैन है, तो बोलते हैं ये तो एक अमेरिकन है। तो जो सडाओ है वो बोलता है कि हाँ, ये एक अमेरिकन मैन है। The wet cap fell away, and there was his wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a bright yellow beard. He was unconscious and knew nothing that they did for him. अब वो आदमी जो था अमेरिकन था, ठीक है, और उसकी जो कैप थी पूरी गीली हो गई थी, और वो उसकी कैप जो है नीचे गिर गई थी। ठीक है, पूरे के पूरे जो उसके बाल थे वो पूरे गीले थे और येलो हो चुके थे, और इतने लंबे बाल हो चुके थे कि काफी टाइम ऐसा लग रहा था बहुत हफ्तों से उसने अपने बालों को कट ही नहीं किया है। जब उन्होंने उसका फेस देखा तो वो बहुत यंग लग रहा था, उसका उसका फेस बहुत ज्यादा यंग लग रहा था, और उसके फेस को देख के लग रहा था कि उस पर बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ है, मार पिटाई हुई है। उसकी बियर्ड भी बिल्कुल येलो येलो और रफ सी हो गई थी। लेकिन वो आदमी बहुत अनकॉन्शियस था, उसको बिल्कुल होश नहीं था कि क्या हो रहा है, और ये दोनों उसके साथ
क्या कर रहे हैं, उसको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। Now Sadao remembered the wound, and with his expert fingers he began to search for it. Blood flowed freshly at his touch. On the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened. The flash was blackened with powder. Sometime, not many days ago, the man had been shot and had not been tended. It was bad chance that the rock had stuck the wound. Now, tended means care करना किसी चीज की। सदाओ जो है उसको देख रहा है, एकदम से उसको याद आता है कि हाँ इसको तो चोट लगी थी, और उस चोट की तरफ जो उसके एक्सपर्ट फिंगर्स है ना, वो उसकी चोट को ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर था, चोट वगैरह ठीक करना उसका काम था, तो ऑटोमेटिकली उसकी फिंगर्स बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थी। तो वो ढूंढता है कि वो चोट लगी कहाँ है। जैसे ही उसका उसका चोट पे उसका टच लगता है, वो जैसे ही उस चोट को टच करता है, तो उस टच करते ही वहां से खून बहना शुरू हो जाता है। फिर वो देखता है कि उसके लोअर बैक के राइट साइड में एक गन का स्पॉट बना हुआ है, यानी कि उसको गोली लगी हुई थी, और वो गोली जो लगी हुई थी, वो उस गोली का छेद रीओपन हो गया था। बहुत टाइम पहले जहां से उसको गोली लगी हुई थी, शायद उस आदमी ने ब्लैक कलर के पाउडर से उसको बंद कर दिया था कि खून ना निकले, लेकिन क्योंकि वो पानी में बहता हुआ आया, तो अब उसका जो होल था, वो जहाँ पे गन का शॉट लगा हुआ था, वो अब रीओपन हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे सड़ा हुआ बोलता है कि शायद कुछ टाइम पहले इस आदमी को जो है वो गन से शॉट किया गया होगा, और इसको इसको उसके बाद इसका इसका ध्यान नहीं दिया गया, इसकी केयर नहीं की गई, इसकी मेडिकल ट्रीट नहीं की गई, इस वजह से इसकी ये हालत हो गई है। और इसका बैड बैड लक तो ये देखो कि ऐसी हालत में ये पूरा का पूरा समुद्र में बहता हुआ आ गया, वो भी इन चट्टानों के बीच में, जिसकी वजह से इसकी जो चोट है वो और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उस चोट पे ही जो चट्टाने थी उनका नुकीलापन जो था वो और ज्यादा लग रहा था। ओ हाउ "She is bleeding," Hannah whispered, again in a solemn voice. The mist screened them now completely, and at this time of day, no one came by. The fishermen had gone home, and even the chance beachcombers would have considered the day at an end. Solemn means serious and concerned. Beachcomber होता है एक ऐसे लोग जो कि अपनी जिंदगी को जीने के लिए क्या करते हैं, जो बीच के आसपास जो सामान होता है उसको इकट्ठा करते हैं, बेचते हैं, और अपना लिविंग जो है वो परस्यू करते हैं। तो यहाँ पर अब सडाओ जो हना है वो बहुत ही सीरियस सी वॉइस में विस्पर करती है, बोलती है अच्छा तभी इसको इतनी खून, इसका खून बह रहा है क्योंकि इसको गन का शॉट लगा हुआ है और पत्थरों से भी इसको चोट लगी है। इतने में क्या होता है, जो पूरा धुंध है वो पूरी तरीके से चारों तरफ फैल जाता है। ठीक है। इस टाइम पर वहां पर कोई भी पर्सन नहीं जाता, वो इतना धुंध का एरिया है समुद्र का कि वहां पे कोई नजर नहीं आएगा। इवन जो फिशरमैन है वो भी अपने घर जा चुके होते हैं, इस समय कोई फिशरमैन भी नजर नहीं आता। जो बीच कॉम्बर्स है ना, जब सब लोग चले जाते हैं घर, तो शाम के टाइम बीच कॉम्बर्स आते हैं और वहां पे गंदगी जो भी है, कूड़ा करकट, वो उठाते हैं, उनमें से जो चीजें उनको ठीक लगती हैं उसको रखते हैं, उनको बेचते हैं, पैसा कमाते हैं उससे, और अपनी लिविंग को करते हैं। तो वो बीच कॉम्बर्स का भी टाइम नहीं था वहां पर आने का, क्योंकि ये समय रात का ऐसा टाइम चल रहा था। "What shall we do with this man?" Sadao muttered, but his trained hands seemed of their own will to be doing what they could stanch to fearful bleeding. He packed the wound with the sea moss that strewed the beach. The man moaned with pain in his stupor, but he did not awaken. Now, class, you will see the difficult words. Muttered मतलब बहुत ही कम धीरे से वॉइस में बोलना। सी मोज होता है आपका एक ऐसा पौधा जो हमेशा ये समुद्र में पाया जाता है। ठीक है। स्टैंच मतलब होता है किसी चीज को रोक देना। शूट का मतलब होता है चारों तरफ फैला होना। मोन्ट का मतलब होता है कि बहुत ही दुख भरी आवाज में। स्टुपोर का मतलब होता है स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस, मतलब बेहोशी हालत। तो अब जो सदाव है वो बहुत ही लो वॉइस में बोलता है कि इस आदमी के साथ अब हम क्या करें। और ये बोलते बोलते जो उसके ट्रेंड जो हैंड्स हैं वो क्या है, अभी भी उसके घाव को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, अपने हाथों से उस जगह पे जहाँ से ब्लड निकल रहा है उसको टच करके रखता है कि उसका खून बाहर ना आए, क्योंकि बहुत ही फेयरफुल तरीके से वो ब्लीडिंग हो रही है, बहुत डरावनी तरीके से ब्लीडिंग हो रही है, तो वो ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश कर रहा है। इतने में वो क्या करता है, समुद्र का जो सी मोस है, जो पौधा है, वो निकाल के उस गड्ढे को भर देता है। ठीक है। और जैसे ही वो उस गड्ढे को भरता है कि अब खून ना निकले, तो वो जो आदमी जो बिल्कुल अपनी एक बेहोशी हालत में पड़ा हुआ है, उसको दर्द होता है, उसको पेन होता है। वो अपने पेन में
जो है एक दुख भरी आवाज में जो है वो चिल्लाता है। हालांकि उसको दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी वो उसको होश नहीं आता क्योंकि अभी भी वो बेहोश है और दर्द के बावजूद भी वो उस समय नहीं उठता। Okay, so with this we come to an end of this part.